हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। इसमें पढ़ने वाले हैं तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की आवश्यकता और पृथक्करण की सामान्य विधियां। तो पृथक्करण का अर्थ, पृथक्करण होता है पदार्थों को अलग अलग करना, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं, जो एक साथ मिले होते हैं, उनको हम किन किन विधि द्वारा अलग करते हैं, तो वही होता है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम मिश्रण। तो चलिए देखते हैं मिश्रण क्या होता है। कि मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। जैसे मिश्रण के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो मिश्रण और उनके अवयव कि वायु एक मिश्रण है, वो भी किसका होता है? गैसों का मिश्रण, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प पाए जाते हैं। दूध के अंदर जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व विटामिन होते हैं, विटामिन्स होते हैं। समुद्री जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं। आइसक्रीम दूध और शक्कर का मिश्रण होता है। और सोडा वाटर, इसमें खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण मिलता है। तो ये होता है हमारा मिश्रण और मिश्रण के उदाहरण। मिश्रण को हम एक और डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयव के सभी गुण पाए जाते हैं, यानी कि मिश्रण जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और इसमें कुछ मिश्रित अवयव के गुण पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास तथा नींबू के खट्टेपन का स्वाद होता है, यानी कि जो हम शरबत पीते हैं उस शरबत के अंदर शक्कर भी होती है, शक्कर की मिठास का स्वाद आता है और नींबू के खट्टेपन का भी स्वाद आता है। तो यहाँ पर मिश्रण दे रखा और मिश्रण के अवयव। तो यानी कि चाय हम किन किन अवयवों के द्वारा बनाते हैं? जैसे दूध, चाय पत्ती, पानी, शक्कर। खिचड़ी में दाल, चावल, पानी, इन सभी का होता है। बेसन के लड्डू में बेसन और घी। और पराठे में आप पराठा किस प्रकार का है? आलू का है या किसी और चीज का है? खोए की बर्फी। ये सारे क्या होते हैं? मिश्रण के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। तो आइए शुद्ध पदार्थ को जानें। तो शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं और दूसरा कोई पदार्थ नहीं होता। एवं इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक एवं शक्कर आदि। और ये सभी क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण समान होते हैं, यानी कि शक्कर के जो आपने कण देखे होंगे वो कैसे होंगे? सभी समान होंगे। इसी प्रकार नमक के भी सभी कण क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु नमक और एवं शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि नमक के और शक्कर के कण दोनों के अलग अलग होते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं और शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं, यानी कि जो शुद्ध पदार्थ हैं वे भी तत्व और यौगिक में बटे होते हैं। आगे देखें, इस तालिका में समझने की कोशिश करते हैं कि गुण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो जाने कणों के प्रकार, यानी कि शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और जबकि मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो मिश्रण होता है उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका मिश्रण होता है। लेकिन अगर शुद्ध पदार्थ की बात करें उसमें केवल एक ही पदार्थ के मिश्रण देखने को मिलते हैं। संगठन, इनका संगठन निश्चित होता है जबकि इनका संगठन क्या होता है? वो निश्चित नहीं होता है। अवयवों के गुणों की बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं और जैसे नमक व चीनी। और जबकि मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत, चाय आदि, यानी कि उनके गुणों पर निर्भर करते हैं जो उनके अवयव होते हैं। पदार्थों की प्रकृति की बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ में उनके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग यानी कि एक जैसा होता है, जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी। यानी कि शुद्ध पदार्थ के अंदर जो अवयव हैं घोलने पर वो नहीं दिखाई देते हैं, जबकि समांग मिश्रण या विषमांग में दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे शरबत समांग है जबकि जल एवं बालू का मिश्रण विषमांग है, यानी कि शरबत तो कैसा हो जाएगा? समांग हो जाएगा, यानी कि पानी के अंदर अगर चीनी को मिलाएं, उसको घोलें तो वो घुल जाएगी, समांग। लेकिन अगर जल के अंदर हम बालू यानी कि रेत को मिलाएं तो वो कैसा हो जाएगा? विषमांग हो जाएगा, यानी कि बालू रेत के अंदर बालू जो है वो जल के अंदर नहीं घुलेगा और इसी प्रकार उसे कहेंगे विषमांग मिश्रण कहेंगे। अब बात करते हैं तत्व एवं यौगिकों की। तो तत्व के अणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी कि तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और दूसरे परमाणु नहीं मिलते, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। और एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं और तथा तत्व एवं उनसे मिलकर
बने अणुओं का गुण समान होते हैं। यानी कि जो जैसे हमने बात करी तत्व के, तो तत्व में केवल एक ही प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। जैसे लोहे में, तांबे में, चांदी में, सोने में और ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में, ये सारे क्या होते हैं, केवल तत्व होते हैं। और इसमें इसी तत्व में उनसे मिलकर बने अणुओं के गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि समान गुणों वाले वे देखने को मिलेंगे। जबकि यौगिकों की बात करते हैं तो यौगिकों के अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे और उनसे मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे जल, तो जल में क्या हो जाएगा, H2O, जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के गुण मिले होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है क्या, जल। तो यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। यानी कि जो यौगिक गुण होते हैं उनके तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस है, जबकि उन्हें मिलकर जल बन जाता है। यानी कि अगर हम सामान्य ताप पर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वो गैस है। लेकिन अगर उसे हम मिला दें, यानी उन्हें मिलाएं, तो वो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और जल क्या होता है, एक द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग नहीं देखा जा सकता, यानी कि समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि एक ऐसे पदार्थ जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ उपस्थित हों और उनको हम अलग नहीं देख सकते, अलग नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित रहते हैं, ये वितरित होते हैं। जैसे एक गिलास लें, उसमें आधे भाग तक पानी भरें, उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी घोलें और भली प्रकार घोलने के पश्चात उसमें निरीक्षण करें क्या जल में चीनी दिखाई देती है या नहीं। तो जल में चीनी नहीं दिखाई दी, क्यों, क्योंकि जब हमने जल के अंदर चीनी को मिला दिया और वो मिल गई, घुल गई, तो वो क्या होगा, हमारा समांगी मिश्रण कहलाएगा। इसी प्रकार से नंबर 2 आता है हमारा विषमांगी मिश्रण, कि ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, यानी कि समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं कि जल के अंदर बालू, यानी कि जल के अंदर अगर रेत मिलाएंगे, उसको हम मिश्रण करेंगे, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि जल के अंदर रेत के कण देखने को मिलते हैं और वो कहलाता है हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे एक कागज पर थोड़ी बालू लें एवं लोहे के छीलन को मिलाएं और उन्हें निरीक्षण करें कि क्या बालू और लोहे के छीलन अलग अलग दिखाई देते हैं। बिल्कुल हाँ, दिखाई देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा विषमांगी मिश्रण होगा। अच्छा, मिश्रण के गुण कौन कौन से होते हैं। तो मिश्रण के गुण इस प्रकार होते हैं। पहला, मिश्रण के घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, यानी कि जो मिश्रण के घटक होते हैं वो किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उनमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। दूसरा, मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं और मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है, यानी कि इनको आराम से अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण में विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता है, यानी कि मिश्रण जो है, अब उसके विभिन्न अवयव जो होते हैं, जो उनके अंदर पहले से उपस्थित होते हैं पदार्थ, उनको पृथक यानी कि अलग करने की क्या आवश्यकता होती है। तो आइए देखें। बच्चों, शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करना ही आवश्यक है। और कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी एवं उपयोगी भी हो सकते हैं। नीचे दी गई तालिका 3.4 में मिश्रण के पृथक्करण की आवश्यकता से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। तो जैसे हम देखते हैं नीचे, तो पहला है पृथक्करण का प्रक्रम, उसका उद्देश्य जिसके कारण हम पृथक्करण करते हैं, और पृथक्करण अवयव हम क्या करते हैं। तो नंबर 1, बनी हुई चाय से चाय की पत्ती को पृथक करना तथा चाय से कंकड़ पृथक करना। हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना, यानी कि अगर हम चाय से चाय की पत्ती को निकालें और उसमें से जो कंकड़ है, चावलों से जो कंकड़ है उसे निकालें, तो क्या हो जाएगी, अशुद्धियों को हम दूर कर रहे हैं। अशुद्धियां अनावश्यक अवयवों को फेंक देते हैं, यानी कि इन चीजों को हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। दूसरा, समुद्री जल से नमक पृथक करना तथा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल को पृथक करना। लाभदायक अवयवों को पृथक करना, यानी कि जो लाभदायक उन्हें अलग कर लेंगे, और मिश्रण के घटकों को का अनुपात ज्ञात करना, और उसमें जो घटक है उसके क्या क्या अनुपात है उसको ज्ञात करना। लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मिश्रण में घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं। दूषित या प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं को पृथक करना, और शुद्ध पदार्थ को पृथक करना, और शुद्ध पदार्थों का उपयोग
या प्रयोग करते हैं। अब बात आती है पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियां। तो देखते हैं पृथक्करण का आधार क्या होता है और पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो मिश्रण से उनके अवयव को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। यानी कि अगर जो मिश्रण है, मिश्रण से जो अवयव उनको निकालने की यानी कि उनको अलग करने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। और पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में न हो। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने के लिए मिश्रित अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रोग आदि गुणों को आधार मानकर निम्नलिखित विधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो चुंबक के प्रति आकर्षण है, भार है, घनत्व है, आकृति है, आकार है और रंग आदि के गुणों को आधार मानकर हम इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ठोस पदार्थों को ठोस से अलग करना। यानी कि ठोस पदार्थों का ठोस पदार्थों से अलग करना। किस प्रकार अलग करता? फटकना और ओसाना। तो पहली कंडीशन आती है फटकना या ओसाना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये महिला इस अनाज को इसको छाछ बोलते हैं, इसके माध्यम से इसको क्या कर रही है, फटक रही है और इसको जो इसके अंदर जो अशुद्धियां हैं उनको अलग कर रही है। ठीक है। तो आपने घर में अपनी माँ को सूप से गेहूं एवं चावल को फटक साफ करते देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं? सूप बोलते हैं। इस विधि द्वारा वे सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को अलग करती हैं। पृथक्करण की इस विधि को हम फटकना कहते हैं। और वे ऐसा क्यों करती हैं? इस विधि के मिश्रण में हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से पृथक किया जाता है। और खलिहानों में किसानों को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते देखा होगा। किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थानों पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे भारी गेहूं के दाने उसके पास गिर जाता है और हल्का भूसा उड़कर एक दूर एकत्रित हो जाता है। और पृथक्करण की इस विधि को ओसाना कहते हैं। तो ये था हमारा फटकना या ओसाना। अब आता थ्रेसिंग। तो दूसरी होगी हमारी थ्रेसिंग। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में भी थ्रेसिंग के चित्र दिखाया गया है। तो आपने अपने खेत अथवा खलिहानों में तुहर यानी कि अरहर धान के सूखे पौधे के गट्ठर या ढेर देखे होंगे। पौधों से अनाज अलग करने के पहले पौधे को धूप में सुखाया जाता है। इस विधि से में अनाज के दानों को अलग करने के लिए पौधे को पत्थर या लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। यह होता है हमारा थ्रेसिंग। यानी कि इस विधि से पौधे से जो अनाज को अलग करने के लिए क्या करते हैं, पौधे को जो पत्थर या लकड़ी के पटरे पर पीटते हैं और अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। और अधिकांश आपने ये विधियां अपने आसपास होती देखी होंगी। अब आता बीनना। बीनना का मतलब क्या होता है कि जो अशुद्धियों को उनको भी दूर करना। तो हाथ से बीन कर पृथक करना, इस प्रक्रिया को बीनना कहते हैं। मतलब कि जैसे आप घर में दाल को साफ करते हैं, तो दाल को साफ किस प्रकार करते हैं? बीनने के माध्यम से। यानी कि दाल के अंदर जो कंकर पत्थर होती हैं उसको हम हाथ से क्या करते हैं, कंकर पत्थर को हाथ से निकालते हैं और निकालना ही क्या कहलाता है? बीनना कहलाता है। तो इस विधि का उपयोग हम दाल, चावल, गेहूं आदि की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसमें अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। हम प्रतिदिन घर में चावल अथवा दाल को पकाने से पहले इन्हें बीनते हुए देखते हैं। चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो चावल अथवा दाल की आकृति, आकार, रंग अथवा रंग से भिन्न होते हैं। अतः उन्हें हाथ से बीनकर पृथक कर लिया जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को बीनना कहा जाता है। अब आता है चालना। चालना जैसे चित्र में दिखाया गया है चालना के लिए। तो दैनिक क्रियाकलाप में आपने आटे से रोटी बनाते देखी होगी। रोटी बनाने के लिए चलनी से आटा चालते हुए भी अवश्य देखा होगा और घर में सामान्य तौर पर ये रोज होता भी है। चलनी से आटा चलाने पर चलनी से क्या रह जाता है? चोकर यानी भूसी रह जाती है। यानी कि जब हम आटे को छानते चलने के अंदर तो उसमें क्या रह जाता है? उसमें एक चोकर जैसी कुछ भूसी रह जाती है। इस प्रकार आपने मकान बनाते समय जाली से बालू को चलाते हुए देखा होगा और इस प्रक्रिया में महीन बालू चाल कर अलग कर दी जाती है और कंकड़ पत्थर जाली में रह जाते हैं और यही प्रक्रिया चालना कहलाती है। यानी कि चालने में क्या होता है? जैसे चलनी में हम आटे को छानते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो एक घर बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें बालू को छानने के लिए चालने का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालना कहा जाता है। अब आता है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है आइए जाने। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं,
उल्टी की प्याली और नीचे से क्या कर रखी है, इसमें ज्वाला चल रही है। तो आइए समझें कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। कि ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। मतलब ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है कि किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस में कन्वर्ट करना, यानी गैस में बदलना, और सीधे गैस को ठोस में बदलना, यही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण की हम बात करते हैं, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा ही पदार्थ है। सोनोसादर और नेफ्थलीन को भी अन्य मिश्रणों से इसी प्रकार विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब आती है बात अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, अब सेकंड पार्ट आता है अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। तो पहला आता है इसके अंदर तल छटनीकरण अथवा निथारना। तो तल छटनीकरण अथवा निथारना में क्या होगा कि जैसे बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तल छटनीकरण कहलाता है, जबकि पानी को निथारना, पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। यानी कि अगर बालू और पानी के मिश्रण को हम एक साथ रखें, यानी कि पानी के अंदर हम बालू को मिलाएं और उसका एक मिश्रण बनाएं, तो उसमें अगर हम बालू को अलग करते हैं तो तल छटनीकरण कहलाता है, जबकि अगर हम पानी को अलग करते हैं तो निथारना कहलाता है। इसके बाद छानना आता है। तो छानने के लिए क्या होता है कि साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस गूदी को पृथक किया जाता है और इस विधि को हम छानने के आधार पर अलग करते हैं। घर में चाय को आप अवश्य पीते होंगे और उसमें जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं उसको हम छानकर अलग कर लेते हैं। अब छानना पत्र क्या होता है? तो छानना पत्र होता है फिल्टर पेपर, यानी कि छानना पत्र सोखता कागज, गोल आकार का एक कागज होता है जिनमें कुछ छोटे छोटे अत्यंत छिद्र होते हैं और इनसे हम छोटे छोटे कणों को छानकर पृथक कर लेते हैं। इसके बाद अपकेंद्रण आता है। तो आइए अपकेंद्रण देखें क्या होता है। तो अपकेंद्रण में क्या होता है कि आपने दही से दूध या दही से मक्खन को अलग करते हुए आपने देखा होगा, और दूध से चिकनाई यानी कि क्रीम के हल्के का निलंबित होते हैं, और दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है। यानी कि दूध को हम किसी बड़े बर्तन में रखते हैं और मथनी द्वारा, इसे हम मथनी बोलते हैं, मथनी द्वारा उसे बहुत ही तेजी से घुमाते हैं, जिससे उसकी चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से अलग हो जाते हैं, और इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। दूध के भारी कण तली की ओर आ जाते हैं जबकि हल्के कण ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो यही अपकेंद्रण कहलाता है। अब हम बात करते हैं, पार्ट 3 आता है हमारा घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, यानी कि ठोस पदार्थों को किससे अलग करना? द्रव से अलग करना। तो इसमें घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए वाष्प विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? वाष्प विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आती है वाष्पन विधि। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जो जल को हम गर्म करने पर उसको वाष्प के रूप में अलग खत्म कर देते हैं और जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं वो बच जाते हैं। तो लगभग आधा मग पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक घोलें। इस पानी को गर्म कीजिए। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बीकर का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में केवल शेष नमक रह जाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है और यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यानी कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाएगा और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहते हैं। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर नियंत्रित होती रहती है और इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसी विधि के माध्यम से वाष्पन विधि के माध्यम से हम समुद्रों से नमक को प्राप्त करते हैं। अब आता है आसवन विधि। आसवन विधि क्या होता है? तो किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन विधि कहते हैं। तो शुद्ध विधि को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो द्रव को वाष्पित करेंगे तो वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसको हम इकट्ठा करेंगे तो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही क्या कहलाती है? हमारी आसवन विधि कहलाती है। अब आता है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है? एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें, ठीक है। इसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद न हो जाए। यानी कि एक आधा बीकर पानी लें और उसमें कुछ फिटकरी को डालें और फिटकरी को तब तक घोलते हैं जब तक फिटकरी घुलना बंद न हो जाए। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं और इस विलयन को क्या कहेंगे? हम संतृप्त विलयन कहेंगे। इस घोल को गर्म करें। गर्म करने पर फिटकरी को जल में विलेयता बढ़ जाती है। यानी कि
अगर हम जल को गर्म करते हैं तो उसमें फिटकरी की फिटकरी की विलेयता जल में क्या होती है, बढ़ जाती है, और फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुलने जाती है, यानी कि धीरे धीरे और मात्रा भी जल के अंदर घुलना शुरू हो जाएगी। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, यानी कि ठोस पदार्थों का क्रिस्टलीकरण ये क्रिया कहलाती है। दो अमिश्रणीय द्रव को पृथक करना, यानी कि दो अमिश्रणीय द्रव जो आपस में घुलते नहीं है उनको अलग करना। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसको देखो, तो मिट्टी का तेल पानी से हल्का होता है इसलिए यह पानी के ऊपर रहता है, यानी कि जो मिट्टी का तेल है उसको हम, वो पानी से हल्का होता है इसलिए वह ऊपर रहता है। अब पृथक्करण कीप की स्टॉप कॉक को खोलते और निचली परत से एकत्रित द्रव की ओर बीकर से निकालकर एकत्रित करते हैं। एकत्रित किया द्रव पानी है, कीप से बचा द्रव मिट्टी का तेल है। आप देखेंगे कि केवल 1 या 2 बूंद पानी ही मिट्टी के तेल में शेष रह बचता है और बाकी पानी मिट्टी के तेल से पृथक कर लिया जाता है। अब आती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में क्या होता है कि हम चुंबक के माध्यम से जो अशुद्धि है उसको अलग करते हैं। तो एक प्लेट में लकड़ी का बरूदा, लोहे की कील, सुई लें, एक चुंबक की प्लेट के पास ले जाएं। आप क्या देखते हैं, चुंबक में लोहे की कील से सुई चिपक जाती है। इन्हें एक अलग प्लेट में एकत्रित कर लेते हैं। लकड़ी का बरूदा उसी प्लेट में रह जाता है और इस प्रकार लोहे की वस्तु पृथक कर ली जाती है और पृथक्करण की इस विधि को हम चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है, यानी कि इस विधि में हम चुंबक का प्रयोग करते हैं अशुद्धियों को अलग करने के लिए। अब आता है एक क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, चलो देखते हैं। अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी कि आप प्राय अपने आसपास विभिन्न कलर की जो है वस्तु देखते होंगे। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, मूल रंग है, परंतु ऐसा होता नहीं है। आप जानते हैं कि स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो आप इस चित्र में देख रहे हैं स्याही का नीला रंग, ये किन रंगों से मिलकर बना होता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना होता है, हम क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा इस विधि की जानकारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम रंगों की पहचान करते हैं। तो एक सफेद खड़ी चौक लें, हमने एक सफेद खड़ी चौक ली। चौक के नीचे वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉपर से एक बूंद स्याही डालकर चारों ओर एक लाइन बनाएं और एक प्लेट में थोड़ा पानी लेकर उसमें चौक का चौड़ा वाला हिस्सा रखें। ध्यान दें जल स्तर स्याही लगी निशान से नीचे रह जाए, यानी कि जैसे ये चौक है, इस चौक में हमने यहाँ पर एक कलर का निशान लगाया और इसको हमने ऐसे ही पानी के अंदर खड़ा कर दिया, लेकिन पानी जो है इसके स्तर से नीचे हो। आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्या चौक जल सोख रहा है, क्या स्याही के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्या कई रंगों की पट्टियां चौक पर दिखाई दे रही हैं, क्या चौक में नीली स्याही के अतिरिक्त और रंग कहाँ से आ गए। तो देखते हैं, इसमें आइए। चौक के ऊपरी सतह पर जल के अवशोषण किए जाने से के पूर्व ही चौक पानी से जल बाहर निकल लेता है। आप देखते हैं कि क्या स्याही में केवल एक नीला रंग दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता में यह स्याही की कई रंगों से मिलकर बना होता है, जो रंगों के प्रतिकरण की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, यानी कि जो बहुत सारे रंगों से मिलकर बनी होती है और इस रंगों के पृथक्करण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो आइए जाने हमने अब तक क्या सीखा कि शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के पदार्थ में पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिकों के अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। अनाज से कंकड़ पत्थर को बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। गेहूं से भूसा पृथक करने में फटकना एवं ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तटछलनीकरण एवं निथारना, छानना एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में वाष्प, आसवन एवं क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा पृथक करते हैं। 2 अमिश्रणीय द्रव को पृथककारी कीप द्वारा पृथक करते हैं और रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि पदार्थों को अलग कैसे किया जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे।